चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर 13 और उसके अंदर हमने पार्टनरशिप के जो रिलेशनशिप के ऊपर बेसिकली हम बात कर रहे थे। ज्यादातर क्योंकि डिपेंड ही रिलेशनशिप करता है तो मोस्टली हम रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो कल हमने थोड़ा सा देखा, हमने शुरू में जो चीजें देखी थी वो ये देखा था कि देखो बेसिकली तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक वो होता है जो किसी पार्टनर का उसके साथ आपस में, मतलब पार्टनर टू पार्टनर जो रिलेशनशिप है, एक तो हो गया वो पार्टनर टू पार्टनर रिलेशनशिप। इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया लास्ट चैप्टर में, 12 चैप्टर में हमने उनकी राइट्स देखे, हमने उनकी लाइबिलिटीज देखी, हमने उनके ऑब्लिगेशन वगैरह और वो सारा कुछ देखा जो उनका आपस में लेना देना था। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि एक और रिलेशनशिप होता है पार्टनर टू द फर्म, कि पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पार्टनर टू पार्टनर तो होती है भैया म्यूचुअल एजेंसी, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, म्यूचुअल काम चल रहा है। लेकिन जो पार्टनर टू फर्म रिलेशनशिप होता है बेटा, ये सिर्फ एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। मतलब फर्म जो है वो हमेशा प्रिंसिपल होगी और पार्टनर हमेशा एजेंट होगा। तो इस चीज से हमें पता चला था कि जो पार्टनर है उसके तमाम कामों के लिए फर्म लायबल होगी। उसके बाद फिर हमने तीसरा रिलेशनशिप था वो फर्म टू थर्ड पार्टी। अब फर्म टू थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पार्टनर टू थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप एक ही काउंट होता है। उसकी वजह वजह ये है, देखो कि भैया जब एजेंसी का रिलेशनशिप होता है तो एजेंट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर पार्टनर यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी फर्म से ही डील कर रही है। तो लिहाजा ये एक तीसरा रिलेशनशिप होता है। हमने इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा तकरीबन तमाम को डिस्कस कर लिया था। अच्छा, हमने देखा कि पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, एजेंसी का। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई पार्टनर अगर किसी बाहर थर्ड पार्टी के साथ कोई काम करते हैं या कोई एक्शन करते हैं और थर्ड पार्टी को लॉस होता है तो लायबल कौन होगा। हमने कहा कि भाई वो तमाम केसेस में फर्म लायबल होगी। उसके बाद हमने कहा कि देखो अब फर्म का ये तो हमने फड्डा क्लियर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये फड्डा हमारा क्लियर हो गया कि भाई थर्ड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होगी लायबल फर्म, बात खत्म। उसके बाद हमने ये फड्डा भी क्लियर कर लिया था पहले वाला कि भाई पार्टनर आपस में म्यूचुअल एजेंट है, एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर लायबल होगा, चाहे जिस तरह का मर्जी काम हो। लीगल है इलीगल है वो बाद की बातें हैं कि उनका आपस में जो है वो और चीज है, ठीक है। हमने आपस वाले रिलेशनशिप में देखा कि अगर लॉस होता है किसी की डेलिबरेट उसकी इंटेंशन की वजह से, किसी की गलत काम की वजह से, गलती की वजह से या फ्रॉड की वजह से, तो वो बाद में रिकवर होगा। ठीक हो गया। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर पार्टनर की गलती की वजह से फर्म को लॉस होता है, थर्ड पार्टी को तो फर्म लायबल है। हाँ, फिर हमने कहा कि फर्म जो है वो पार्टनर से रिकवर करा लेगी। अब कैसे पता चलेगा कि एक काम में पार्टनर की गलती थी या नहीं थी। भाई एक पार्टनर गया, एक काम करके आया, वापस आके कहा मैं फर्म के ब्याह पे कराया और फर्म को लॉस हो जाता है। अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि वो जो काम किया गया था क्या वो पार्टनर की गलती थी या नहीं थी, फर्म को अगर लॉस हुआ तो भैया फिर हमने इसके लिए पढ़ा था कि पार्टनर कौन कौन से काम कर सकते हैं बेसिकली। तो हमने इसको कहा था कि अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। तो हमने दो तरह की अथॉरिटी पढ़ी थी, इंप्लाइड अथॉरिटी एंड एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी में तो हमने सीधा सीधा एक ही लाइन कह दी कि ये वो अथॉरिटीज होती हैं जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दी जाती है। ये वो अथॉरिटीज होगी जो मर्जी दे दो उसको, वो भाई पार्टनर का आपस का रोल है, जो मर्जी दे दे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज नहीं है तो एक चीज और है, इंप्लाइड अथॉरिटी। ये कौन सी अथॉरिटी है बेटा? ये वो अथॉरिटी है जो इंप्लाइड बाय लॉ है। मतलब हालात और वाकयात को देखते हुए एक बंदा जब ये सोच सकता है कि ये काम करना इस पार्टनर की अथॉरिटी होगी तो वो अथॉरिटी है। ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी देखी 8-8 दोनों में कौन कौन सी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर होती हैं, कौन सी चीजें नहीं होती। तो जिस तरह हमने कहा कि कोई भी पार्टनर नॉर्मल यूजुअल वे में जो है वो सेल परचेज कर सकता है, डेट वगैरह ले सकता है, दे सकता है। फिर इसी तरह हमने कहा कि भैया जी वो प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज कर सकता है, सारा कुछ। ये हमने पूरी एक 8 उसकी एग्जाम्पल की लिस्ट देखी। उसके बाद हमने कहा कि हाँ कुछ काम ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक पार्टनर जाता है बगैर किसी मशवरे के फर्म के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ, जनाब जी मिसाल के तौर पे हमारा एक जिस तरह लंडे का काम चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एक पार्टनर जाता है और जाके किसी के साथ में बताए बगैर एक डील करके आ जाता है सेल की, लंडा खरीदने की। अब वो हमारे पास आता है, हमें उस सेल में लॉस हो जाता है उसमें, तो हम उसे कहते हैं कि भाई तुमने गलती की है। वो कहते हैं क्यों गलती की है?
आपको लॉस हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो हम कहते हैं कि जी हमने आपको कहा था जाके करो। तो वो कहेगा कि नहीं भाई, ये एक मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, मैं कर सकता हूँ ना, मैं पार्टनर हूँ, मैं बेसिकली एक्टिवली इंगेज हूँ बिजनेस में, तो इससे क्या मतलब है एक्टिवली इंगेज होने? तो वो कर सकता था, तो उसके लिए फर्म तो लायबल हो गई। लेकिन इसी तरह अगर एक पार्टनर जाता है, हमसे पूछे गुछे कुछ बताए बगैर, कोई अथॉरिटी नहीं है, जाके कोई फिक्स एसेट या कोई जमीन जो है वो फर्म के नाम पे खरीद लेता है, फर्म को उसमें लॉस हो जाता है, तो थर्ड पार्टी को तो फर्म ही लायबल रहेगी। लेकिन अब इस पार्टनर की गलती है, क्यों? ये इंप्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं होता जब तक हम उसको एक्सप्रेसली लिख के ना देते कि भाई तुम जाके जमीन खरीद सकते हो, आप हम उससे ये लॉस रिकवर करा सकते हैं। क्यों भाई? ये उसकी गलती है यहाँ पे। तो लिहाजा हमने अथॉरिटी पढ़ी थी। तो भैया देखो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अथॉरिटी, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी, इंप्लाइड अथॉरिटी सारी की सारी वर्कआउट करेगी, सारी की सारी काम करेगी। तो मतलब हमें बेसिकली इंप्लाइड अथॉरिटी को देखना है कि उसका स्कोप बहुत वाइड है, वो बहुत सारी होती है। एक्सप्रेस तो वही होंगी ना जो आप चंद लिख के देंगे, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन अथॉरिटीज को, जो इंप्लाइड अथॉरिटीज है, काम ये ज्यादा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? कैसे किया जा सकता है? जिस तरह हमने कहा कि भैया जी क्वालिफाइड ड्यूटीज थी, क्वालिफाइड ड्यूटीज में हमने कहा था ये वो ड्यूटीज हैं जो थ्रू एग्रीमेंट चेंज की जा सकती है। सेम इस तरह इंप्लाइड अथॉरिटी है कि ये वो अथॉरिटीज हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, मतलब उस तरह का किस तरह की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है एग्रीमेंट में, तो वो सारी की सारी वैलिड है। लेकिन अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली एग्रीमेंट के थ्रू से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 3 पार्टनर हैं, हम तीनों की इंप्लाइड अथॉरिटी की हम नॉर्मल सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई हादी जो है वो सेल परचेज ना कर सके, तो हम एग्रीमेंट में उससे लिखवा लेंगे कि भाई आज के बाद आप सेल परचेज जो है वो नहीं कर सकते। तो जब ये उसको हमने तय कर दिया कि ये सेल परचेज नहीं कर सकता, तो उसकी ये इंप्लाइड अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा इसी तरह इंप्लाइड अथॉरिटी इंक्रीज भी की जा सकती है, डिक्रीज भी की जा सकती है। ठीक है, समझ आई बात यहां तक? रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये बस जनरल से डिस्कशन है। क्या कहते हैं, हाँ, जब भी आप किसी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फिर आपको जनरल पब्लिक को नोटिस देना पड़ेगा। क्यों? थर्ड पार्टी को भी तो पता चले ना कि इसकी अथॉरिटी है ये नहीं है। आप बगैर नोटिस दिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, थर्ड पार्टी तो उसके साथ डील कर लेगी। क्यों? क्योंकि भाई हालात से तो उसकी अथॉरिटी है, मौजूद है। लिहाजा जब भी आप किसी पार्टनर की इंप्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस के क्या तरीकाकार होते हैं, ये डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर, फैक्ट एंड फिगर के ऊपर, कि आपको न्यूज़पेपर में देना है, कितनी न्यूज़पेपर में देना है, आपको सोशल मीडिया पे देना है, आपको कहाँ कहाँ पे देना होता है। ये फिर एक फैक्ट एंड फिगर की अलग से डिस्कशन है। इसी तरह इंप्लॉयड अथॉरिटी जो है वो एक्सटेंड भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। इंप्लॉयड अथॉरिटी मतलब जिस तरह हमने कहा कि कुछ इंप्लॉयड अथॉरिटी जो है वो नहीं आती, कवर होती, कुछ हमने देखा था उनको आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी भी तरीके से आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये दो छोटे छोटे से जनरल सी वर्डिंग थी। इमरजेंसी की सूरत में पार्टनर की क्या अथॉरिटी है? मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी आ गई है, 2 बंदे बाहर हैं, एक बंदा यहीं पे काम कर रहा है, उसकी सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि भैया वो जो है सिर्फ देखभाल करेगा, मैनेजेरियल ऑपरेशन जो है वो देख सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। एक दिन जो है वो वेयर हाउस में आग लग गई, अब वहां से चीजें शिफ्ट करनी है बचाने के लिए, उस बंदे की तो अथॉरिटी नहीं है वहां से चीजें उठा के ले जाए कहीं और लेके जाए, हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी हुई। तो इमरजेंसी के केस में क्या अथॉरिटी होगी? तो बेटा इमरजेंसी के केस में हर एजेंट की, हर पार्टनर की अथॉरिटी अनलिमिटेड हो जाती है, अप टू द एक्सटेंट कि आप बाकी तमाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब जिस हद तक आप किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बताया कि भाई हम दोनों बाहर थे, हादी यहाँ पे था, हादी की सिर्फ इतनी अथॉरिटी थी कि भाई वो सेल परचेज कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है, लेकिन ऑफिस शिफ्ट नहीं कर सकता, स्टॉक मूव नहीं कर सकता, कुछ भी। लेकिन हमारे क्या हुआ, वेयर हाउस में आग लग गई। अब एक तरीका तो यह है कि पहले वो हमें फोन करता रहे, हमें पूछता रहे और फिर हम उसको बताएं। दूसरा तरीका यह है कि भाई हमारे पास डिस्कशन ही नहीं हो रही, हमें कंटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, तो क्या करेगा भाई हादी? हादी को फिर वो वहां से चीजें उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता है, ये उसके पास इंप्लॉयड अथॉरिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है उसमें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीजें उठा के वहां से शिफ्ट करे किसी और जगह पे और वहां पे आगे 10% हमसे पूछे बगैर सेल लगा ले 50% के ऊपर और सेल कर दे। नहीं, वो हमारी इंप्लॉयड अथॉरिटी उसकी नहीं बनेगी। इमरजेंसी की अथॉरिटी जो है वो नहीं आएगा। इमरजेंसी की अथॉरिटी किस हद तक एक्सटेंड होती है, अथॉरिटी अनलिमिट होती है?
जिस हद तक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं क्या कहते हैं, हम दोनों पार्टनर हैं और हम काम कर रहे हैं, हमने कोई पेरिशेबल गुड्स है, मिसाल के तौर पे हम टमाटर ले रहे हैं, टमाटर का हम बिजनेस कर रहे हैं और मटीरियल वगैरह रखा हुआ है, हम उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं। हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई भी किसी को डिस्काउंट नहीं देगा एक दूसरे से पूछे बगैर। ठीक है, इस तरह होता है कि जनाब जी मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, पीछे से आप सेल परचेज कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि भाई सेल जो है वो कम हो गई, टमाटर खराब होने का खतरा है, अब मैं आपको अथॉरिटी दे नहीं सकता, मैं आउट ऑफ रीच हूँ, तो आप उसके ऊपर 20% डिस्काउंट कर देते हो। तो ये आप कर सकते हो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि चीजें खराब हो जाएंगी तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं फिर उसके ऊपर आपसे नहीं पूछ सकता कि भाई ये आपकी अथॉरिटी नहीं की, आपने क्यों किया, तो लिहाजा ये इमरजेंसी में आपकी अथॉरिटी बन जाएगी और आपको तमाम कुछ कर सकते हो जो आप मेरा या बाकी पार्टनर्स का या फर्म का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। यहां तक क्लियर है बच्चे? हाँ, तो ये अब हम पढ़ चुके, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी चीजें, इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं कि भैया जी जो फर्म और पार्टनर लायबल कौन होगा, मतलब पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल कौन होगा। वो कहते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड फर्म, any admission or representation made by a partner is evidence against the firm if the following condition are fulfilled। कि भाई अगर कोई भी पार्टनर बाहर जाके किसी शख्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है इन दो कंडीशन को फुलफिल करते हुए, तो उसके लिए लायबल फर्म होगी। कौन सी? पहले नंबर पे वो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो बिजनेस रिलेटेड हो, मतलब एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आती हो, और दूसरे नंबर पे वो ट्रांजैक्शन जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल वाली चीज। ठीक, एक वो जो चीज आप सेल परचेज कर रहे हो वो हमारा काम होना चाहिए, जिस तरह लंडा है हमारा, जिस तरह हमारा टमाटर था तो टमाटर होंगे, और दूसरे नंबर पे ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे आप जाके किसी शख्स के साथ गाड़ी परचेज करने का एग्रीमेंट कर देते हो फर्म के बिहाफ के ऊपर, तो भाई ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ये आप नहीं कर सकते, इस काम के लिए फर्म लायबल नहीं रहेगी। हाँ, क्या है, इन दो कंडीशन को कोई भी पार्टनर अगर फुलफिल कर देता है तो उसके लिए फर्म लायबल हो जाएगी। अगर फर्म को नोटिस देना है, मिसाल के तौर पे हमारी फर्म के कुछ डेटर हैं या क्रेडिटर हैं, मतलब हमने उधार पे चीजें ली हुई, अब एक क्रेडिटर है उसके पास हमारा उधार ओवर ड्यू हो रहा है, मतलब 3-4 महीनों से पेंडिंग जा रहा है, हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो अब फाइनल नोटिस भेजना चाहता है कि भाई इंटीमेट करे, तो वो नोटिस किसे भेजे? क्या फर्म को भेजे? फर्म में कौन है? पार्टनर, तो मतलब जाहिर सी बात है किसी ना किसी पार्टनर को भेजना पड़ेगा। तो लॉ कहता है सबसे पहली चीज के जो आप नोटिस भेज रहा है कोई बंदा, वो फर्म के एक्टिव पार्टनर को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, फर्म के एक्टिव पार्टनर को, मतलब जो बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि किसी साइलेंट या स्लीपिंग पार्टनर को भेज दो नोटिस, कहोगे भाई मैंने तो नोटिस आपको भेज दिया था, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? पहले नंबर पे वो नोटिस एक्टिव पार्टनर को जाना चाहिए, तो समझा जाएगा कि ये फर्म को नोटिस सर्व हो गया है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो शख्स जिसका नोटिस जा रहा है वो पार्टनर उस काम के लिए गिल्टी ना हो। मिसाल के तौर पे हम 3 लोग थे, कौन? मैं था, आप थे और हादी था। हादी एक्टिव पार्टनर था, आप साइलेंट, मैं स्लीपिंग, जो भी था हम अलग थे, हम इस काम में इन्वॉल्व नहीं थे, हमारा बाहर का काम था। हादी ने क्या किया कि किसी शख्स के साथ ट्रांजैक्शन की, किसी बंदे के साथ, और उसके साथ उसने फ्रॉड कर लिया। अब उसके साथ फ्रॉड हुआ तो उसने उस फ्रॉड का नोटिस फर्म को भेजना है। अगर वो नोटिस हादी को भेजता है तो बताएं क्या वो नोटिस का कोई फायदा होगा? अगर फ्रॉड ही हादी ने किया, बताएं जरा, क्या इस चीज का कोई फायदा है कि जो पार्टनर फ्रॉड कर रहा है उसी को ही नोटिस भेज दिया जाए? तो इस चीज का बच्चे कोई फायदा नहीं है। लिहाजा अगर फ्रॉड रिलेटेड नोटिस है तो वो उस एक्टिव पार्टनर को नहीं जाना चाहिए जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। लिहाजा ये ऐसे पार्टनर को जाना चाहिए, होना वो एक्टिव हो, ठीक है, लेकिन वो उस फ्रॉड से रिलेटेड ना हो। हाँ, अगर वो एक्टिव पार्टनर ही एक है तो फिर उसके और तरीकाकार है, साइलेंट और स्लीपिंग पार्टनर को आप इंगेज कर सकते हो उसमें। बहरहाल वो और तरीका है जिससे एक नोटिस जो है प्रॉपरली सर्व समझा जाएगा। तो लिहाजा अगर फर्म को नोटिस भेजना तो आपको किसे भेजना है? सबसे पहले तो आपको वो एक्टिव पार्टनर को भेजना होगा। दूसरे नंबर पे वो फर्म से रिलेटेड अफेयर जो है उन्हीं का नोटिस होना चाहिए। कोई और नोटिस या किसी का पार्टनर का पर्सनल नोटिस जो है वो उस पार्टनर को पर्सनली जा सकता है, कोई मसला नहीं है। फर्म रिलेटेड जो नोटिस है वो उसी पार्टनर को जाने चाहिए जो एक्टिव पार्टनर होगा और वो फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो।
तो लिहाजा ये फर्म को जब कोई नोटिस जाएगा तो समझा जाएगा ये प्रॉपरली सर्व हो चुका है नोटिस। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी बच्चे, इसका छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसी फर्म में 3 पार्टनर है। अच्छा, हाथी गया, किसी से कर्जा लिया, लेके आया, फर्म का कर्जा था, भाग गया, फ्रॉड हो गया, कोई भी मसला हो गया। अब हम पीछे 3 बंदे हैं और फर्म क्लोज हो गई है, फर्म बंद हुई है, फर्म के ऊपर 9 लाख का कर्जा चढ़ गया है, फर्म बंद हुई, 9 लाख का कर्जा चढ़ गया है, हम 3 पार्टनर हैं। अब ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी से मुराद ये होता है बच्चे कि जिस शख्स ने हमसे कर्जा लेना है वो हम तीनों में से किसी एक को भी पकड़ के ये सारे पैसे निकलवा सकता है, या हम तीनों से बराबर बराबर शेयर भी ले सकता है, ये उसकी मर्जी। हम तीनों उसके हत्थे चढ़ जाए तो वो बराबर बराबर हमसे ले लेगा। अगर हम में से कोई एक उसके हत्थे चढ़ जाता है तो वो सारे का सारा 9 लाख उससे निकलवा सकता है। हाँ, जिसने फिर दिया वो फिर हमसे अपना पोर्शन रिकवर कर लेगा, ये और बात है। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भैया एक कर्जा हम तीनों से भी निकलवा सकता है इकट्ठे, या किसी एक को भी पकड़ के वो निकलवा सकता है। तो लिहाजा जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी कहलाती है। उसके बाद आगे मूव करते हैं, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। सॉरी, मैंने पानी पीना था। कि अगर किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया है और उसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है, कि थर्ड पार्टी को लॉस हो गया है, और वो थर्ड पार्टी जो है वो केस करती है, तो किस पे करेगी, फर्म पे करेगी या पार्टनर पे करेगी? तो ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि भाई थर्ड पार्टी के साथ किसी किस्म की ट्रांजैक्शन अगर पार्टनर करता है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में और उसकी वजह से थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है, तो फर्म लायबल रहेगी हमेशा। हाँ, फिर अगर पार्टनर का कोई उसमें गलती थी या नहीं थी, अगर थी तो फिर फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी को जो है वो फर्म उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसका लॉस जो है वो गुड करेगी। इसी तरह लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय द पार्टनर, मिसाल के तौर पे डेटर था, उसने पैसे देने थे फर्म के, वो आया हमारे एक्टिव पार्टनर को पकड़ा के चला गया, एक्टिव पार्टनर ने वो पैसे जो है कहीं और उड़ा दिए और फर्म को दिए। या इसी तरह क्रेडिटर था, वो आया एडवांस दिया उसने हमें, सॉरी डेटर था, उसे कस्टमर था हमारा, वो आया हमें उसने 2 लाख एडवांस दिया और कहा कि जी मुझे चीजें सप्लाई कर देना। हमारा जो एक्टिव पार्टनर था उसने हमें बताया नहीं, वो 2 लाख खा गया। अब वो बंदा ड्यू डेट पे आ गया, जी मेरा सामान, फर्म कहती है जी कौन सा सामान, वो कहते मैं पैसे दे के गया था, हम कहते जी हमें तो नहीं पता, फर्म कहती है मुझे तो नहीं पता आप दे गए थे, तो वो कहते मुझे क्या पता, आपका पार्टनर था मैंने उसे दे दिया है। तो भैया उसको फर्म लायबल होगी कि उसने क्या किया, वो जो पैसा था फर्म की प्रॉपर्टी थी वो रिसीव किया और उसका गलत इस्तेमाल कर लिया आदि ने, तो थर्ड पार्टी को कौन गुड करेगा, रिकवर लॉस करेगा? तो भैया वो भी फर्म करेगी। ठीक है, इसी तरह कोई भी पार्टनर अगर फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह को यूज करता है, मिस अप्रोप्रिएट करता है और उससे थर्ड पार्टी को कहीं पे लॉस हो जाता है, तो भी फर्म लॉस गुड करेगी। तो लिहाजा देखो जनरल रूल याद रखें, थर्ड पार्टी को हमेशा फर्म लायबल इन एनी केस, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रॉड भी हो, कुछ भी हो। लेकिन फिर फर्म जो है वो पार्टनर से पैसे रिकवर कर सकती है, वो अपना लॉस रिकवर कर सकती है, जी बिल्कुल, जब पार्टनर की गलती हो या पार्टनर ने फ्रॉड किया तब वो रिकवर कर सकती है, नहीं तो वो फर्म अपनी जेब से ही लॉस देगी, जिस तरह के नॉर्मल एक सेपरेट बंदा देता है। क्यों भाई, वो प्रिंसिपल है ना, तो लिहाजा वो पार्टनर जो था वो काम सारा कर उसी के ब्याज के ऊपर रहा था, तो लिहाजा वो ही उसका लॉस जो है वो गुड करेगा। तो ये हमारा लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो बेटा यहाँ पे आके हमारा तकरीबन रिलेशनशिप वाली कहानी खत्म हो गई। आगे 2-3 हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक हमारा प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, ये हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ पार्टनर में, कि जो पार्टनर होल्डिंग आउट क्या प्रिंसिपल होता है, या पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है। हमने देखा था कि अगर कोई शख्स, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल ली थी, रिप्रेजेंटेशन देता है तो भैया वो फिर फर्म के अंदर पार्टनर कंसीडर होता है। तो ये चीज हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर हम थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरह एक और टॉपिक आगे आता है जो कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी हम देख चुके हैं कि भाई जो हमने देखा था कि पार्टनर का राइट होता है या उसकी ड्यूटी है कि वो बगैर कंसेंट के अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर ना करे। तो फिर हमने ये देखा था कि जो ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट सजाद के बेटे का नाम पे हमने कुछ शेयर कराए थे, तो वो थोड़ा सा हमने आगे देखना है कि जी भाई उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या लाइबिलिटीज होती हैं, सिंपल सा। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर आगे चल के आना है वो है माइनर फर्म के अंदर पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, फाइनल इंटरेस्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता, और माइनर की लाइबिलिटीज क्या होती हैं, राइट्स क्या होते हैं, फिर वो अगर माइनर जब मेजर हो जाता है तो फिर उसकी क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं, उसका क्या तरीकाकार है। तो ये आगे हमारे 30 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जिनको हम इंशाल्लाह मंडे को जो है वो प्रोसीड करेंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बेसिकली हमारा पार्टनरशिप का एक मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम जो है इसका टेस्ट रखेंगे, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 जितना हमने कर लिया है, और चैप्टर 1, ये 3 चैप्टर्स को मिला के हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, एक एक दो क्वेश्चन तमाम चैप्टर्स में से मैं आपको दूंगा, ताकि वो आपकी एक छोटी सी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जवान में रखे। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते होते हैं। अगर आप यही नहीं पूछ सकते, मुझे ऑडियो में मैसेज कर दिया करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।